जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत का मॉडल सेट 1 प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग मॉडल सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप लोग को बेसिक 40 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका ग्रामर पोर्शन मीन्स संधि, कारक, समास, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें आपको संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे चीज का डिटेल में आप लोग को अध्ययन करना था। तो आज मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट है या मॉडल सेट है, मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगी। जैसे आप सभी लोगों ने भी मॉडल सेट के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए कोई प्रैक्टिस वर्कबुक लिया होगा, या फिर ग्रामर पोर्शन या साहित्य के लिए कुछ कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ रहे होंगे। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और बार बार इसको देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के साक्षात संबंध को कहते हैं। क्रिया से साक्षात संबंध को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए कारक, बी पद, सी विभक्ति, डी चिन्ह। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा विभक्ति। क्रिया के साक्षात संबंध को मतलब क्रिया का डायरेक्ट संबंध किससे होता है? विभक्ति से होता है। ठीक है, जैसे आप कारक पढ़ते हैं तो उसमें आपको जितने भी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सारी विभक्ति और विभक्ति के चिन्ह जो होते हैं उनको पढ़ना होता है। लेकिन संस्कृत में आपको क्या है, इसके सूत्र भी पढ़ने हैं। जैसे प्रथमा के कितने सूत्र हैं, द्वितीया कर्म जो है उसके कितने सूत्र हैं, तृतीया से कितने सूत्र हैं, क्योंकि कारक के जितने भी सूत्र हैं उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सहार्थे, तृतीया, रुचार्था, नाम, प्रिय, माना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप संस्कृत से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है। लेकिन इसमें तो आपका लैंग्वेज अगर आपने सेलेक्ट किया है संस्कृत, दैट मीन्स कि आपको ग्रामर का डिटेल नॉलेज, एटलीस्ट संधि, समास, कारक, वाच्य, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कारकों की संख्या। कारकों की संख्या कितनी होती है? ऐसे अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कारक की संख्या आपको बताया जाएगा 8। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, कीरे। लेकिन जब हम लोग संस्कृत में आते हैं तो इसमें क्या है, ओनली 6 कारक ही डिफाइन होता है, क्योंकि प्रथमा और संबोधन को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अगर आप अकॉर्डिंग टू संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें कारकों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि आप हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की संख्या क्या है? संस्कृत साहित्य या व्याकरण के अनुसार पुरुष जो होते हैं उसकी संख्या क्या होती है? इसका आंसर, सही आंसर है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है A3, B4, C2, D9। तो इसका आंसर क्या होगा? A3। इसमें कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संस्कृत में वचनों की संख्या क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू हिंदी अगर आप जाते हैं तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसमें 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 3। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका का है आपका, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कितने होते हैं? 2 होते हैं, सभी को पता होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्या हो जाएंगे? 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप सीटेट देते हैं या फिर 10th लेवल, 12th लेवल कोई भी संस्कृत रिलेटेड एग्जाम देंगे तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है। अब जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था पुरुष कितने होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया कि मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है। कौन सा नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट है त्वम, सेकेंड है युवाम, थर्ड है अहम और लास्ट है युवम। तो इसका आंसर होगा सी, अहम। अहम जो है, अहम मतलब मैं, तो मैं जो है वो मध्यम पुरुष में तो हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये इतना नॉलेज तो आप लोग को होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें प्रथम पुरुष का कर्ता है। पहला ऑप्शन है ए अहम, बी स, सी आवाम, डी युवाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें प्रथम पुरुष कर्ता है। प्रथम पुरुष कौन सा हो जाएगा? बी स। अहम मतलब मैं हो गया, और जो सी और डी है ये आवाम अहम का शब्द रूप में आता है। डी जो है त्वम का शब्द रूप आप पढ़ेंगे युवम, तब उसमें आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी का स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता चिन्ह है। कर्ता के चिन्ह कितने होते हैं, या आपको कर्ता का चिन्ह पूछा गया है कि पर्टिकुलर कौन सा चिन्ह है। तो पहला ऑप्शन है ए को, ऑप्शन बी है के लिए, सी है ने, और डी है का। तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है? अगर आप कारक चिन्ह आपको पूरा याद होगा तो पहला ही बोलते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। तो ये कर्ता के ने चिन्ह तो आप बेसिक जब 2-3 से पढ़ना शुरू किए होंगे हिंदी ग्रामर, तो ये तो आपको इतना क्वेश्चन पता होगा। नेक्स्ट आते हैं लकारों की कुल संख्या। लकार जो हम लोग पढ़ते हैं, तो लकार संस्कृत में कितने होते हैं? जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो सबको पता है कि काल कितने होते हैं, 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन संस्कृत में आएंगे तो आपको कितने काल पढ़ने हैं? इसमें आपका 10 काल होता है, ठीक है। तो 10 काल के अकॉर्डिंग लकार की कुल संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? इसका ऑप्शन आपको ए का दिया हुआ है 5, बी 10, सी 3 और डी का 4। लेकिन अकॉर्डिंग टू संस्कृत कितने होते हैं? बी का 10 आंसर होगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में कौन कौन सा लकार है। जैसे हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। भूतकाल अगर आसन्न भूत बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लुंग लकार। भूतकाल अगर परोक्ष बोलेंगे तो वो लिट हो जाएगा। भूतकाल अद्यतन भूत बोलेंगे तो वो लंग हो जाएगा। इसी तरीके से भविष्यत काल में आते हैं, भविष्यत काल में हो जाएगा लिट लकार। भविष्यत अद्यतन भविष्यत में आएंगे तो लुट लकार हो जाएगा। फिर होता है लोट लकार, जिसका होता है कि आज्ञार्थक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ, तो इस तरीके का जहां हम लोग आज्ञा दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? लोट लकार। उसके बाद है विधिलिंग, फिर है आशीर्लिंग, और लास्ट होता है रिंग लकार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संस्कृत में कितने लकार याद रखने? 10 लकार। लेकिन आपके सिलेबस में आपको इतना लकार नहीं पढ़ना। सिलेबस में आपको वही जो आप धातु रूप और धातु रूप पढ़ेंगे तो उसमें लट लकार पढ़ेंगे, लंग लकार पढ़ेंगे, लेट लकार पढ़ेंगे, विधिलिंग पढ़ेंगे और लोट लकार पढ़ेंगे। मेनली आपको 5 लकार ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में कितने लकार हैं, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? 10 लकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोट लकार का वाक्य है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। अगर आपको इसमें करेक्ट आंसर पता है तो आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए राम घर जाता है, बी राम को घर जाना चाहिए, सी राम गया, डी राम घर जाए। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, कौन सा इसका सही आंसर होगा, लोट लकार कौन सा होगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर है राम घर जाए। ये लोट लकार में सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के संपादक को कहते हैं। क्रिया के संपादक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ए कारक, बी कर्म, सी कर्ता, डी करण। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कारक। क्रिया के संपादक को मतलब जो काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। बाकी जो कर्म कर्ता करण है ये तो कारक के भेद दिए हुए हैं, बाकी जो आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र संबंधित है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो सेशन है आपका, इसमें आपका कारक और संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कारक में आपके सूत्र दिए रहते हैं और उससे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से कारक से है। तो प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे सूत्र संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संबंध कारक और डी कर्ता कारक। तो इसमें आपको ये जो सूत्र होता है आप सूत्र से ही डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि इससे कौन सा कारक रिलेटेड है।
प्रतिपादिका अर्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे। ये सूत्र आपको याद रखना ही पड़ेगा। एनी हाउ आपको जितने भी कारक के सूत्र है, क्योंकि आपको ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आपने सूत्र देखा वैसे ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक लग रहा है। तो इसमें अगर आप इसको तोड़ कर पढ़ते हैं, प्रतिपदिका पादिका अर्थ मात्र में उसकी अपेक्षा लिंग परिमाण वचन मात्र के आधिक्य में क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। तो प्रथमा विभक्ति लगती है तो इसमें आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पहला है कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संबंध कारक और डी क्या है, कर्ता कारक। तो प्रथमा विभक्ति किसमें लगेगी, इसके लिए आपको कारक का चिन्ह भी याद होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति लगती है डी कर्ता कारक में। तो आप पहले क्या करेंगे, जितने भी कारक हैं उसके आप कारक के भेद लिखिए, भेद के साथ उसके जितने सूत्र विथ एग्जाम्पल। इस तरीके से अगर आप कारक चैप्टर को कवर करते हैं तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एटलीस्ट अगर 5 क्वेश्चन भी कारक से आते हैं तो उसमें 5 आउट ऑफ 5 आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कर्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें आपका कारक से ही पूछा गया है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे च सूत्र किससे संबंधित है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, ए प्रथमा का, बी द्वितीय का, सी तृतीय का और डी पंचमी का। इसमें तृतीय का स्पेलिंग मिस्टेक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपके सूत्र रटे रटाए हैं तो आप तुरंत बता देंगे देखते से कि ये इससे, प्रथमा से, द्वितीय से, तृतीय से, पंचमी या षष्ठी से। तो इस सूत्र को अगर आप तोड़कर पढ़ते हैं, अत्यंत संयोग, इसमें दिया है काला ध्वनि और अत्यंत संयोगी। अत्यंत संयोग होने पर समयवाची या मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। मतलब जहाँ पे संयोग होता है और वो अत्यंत संयोग होता है तो उसमें क्या समयवाची या मार्गवाची शब्दों में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें आपसे ऑप्शन में देखिए द्वितीय विभक्ति दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी। इस तरीके से आप सूत्र को ध्यान में रखिए कि अत्यंत संयोग होता है तो उसमें समयवाची है या मार्गवाची है, तो ऐसे पर्टिकुलर शब्दों में हम लोग क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसका आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मासम अधिते। इसमें आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से कारक का सूत्र लगा है, या फिर सूत्र दे दिया जाएगा उसमें आपसे कारक पूछा जाएगा। तो इसमें मासम अधिते, मासम अधिते आप देखेंगे मासम में द्वितीय विभक्ति लगा है। इतना अगर ग्रामेटिकल आप पकड़ सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट आंसर के आपको कितने नंबर मिलेंगे पता है आपको, 3 नंबर। और अगर यही आंसर आप गलत कर देते हैं तो आपके 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मासम अधिते में मास भर तक पढ़ा। इस उदाहरण में क्या पता चल रहा है, 1 महीने तक उसने पढ़ाई की। तो इसमें कालवाची समय का पता चल रहा है, समय शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगी है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। अगर आप लोगों को किसी ग्रामर के किसी पोर्शन में प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियोस जैसे रेगुलर में वीडियोस बना रही हूँ उसमें से अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारित के योग में विभक्ति होती है। यह भी आपका कारक से ही क्वेश्चन है कि वर्ड पारिता दे दिया गया है, इसमें कौन सी विभक्ति है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। ठीक है, तो इसका भी अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप उसको देखते से लगा देंगे। इसमें सूत्र है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। जब भी ये वर्ड्स होते हैं अभितः परितः सर्वतः, ये 3 वर्ड जब भी होंगे तो उस योग में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आप 1-2 उदाहरण देख लीजिए, ग्रामम परितः नदी अस्ति, मतलब ग्राम, ऐसे आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम के चारों तरफ, मतलब गांव के चारों तरफ नदी है। लेकिन एक परितः का वर्ड का क्या मतलब होता है, चारों ओर। लेकिन आप ग्राम शब्द में देखेंगे तो कौन सा विभक्ति आया है, द्वितीय। क्यों आया है, क्योंकि इसके साथ जो वर्ड लगा है, आपका शब्द लगा है परितः, तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गम के योग में विभक्ति, मतलब गम धातु जो है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आप सिंपली लगा देंगे गम धातु के योग में
द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग है। आपको एक शब्द पद दे दिया गया, इसमें पूछा गया है कि धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन ए प्रथमा, बी तृतीया, सी द्वितीय, डी षष्ठी। तो अगर आपको सूत्र याद है, मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको कारक के सूत्र याद है या संधि के सूत्र याद है तो आप वर्ड को देखते सही तुरंत ही प्रॉम्प्ट आंसर निकलेगा आपका कि ये सूत्र लगाए। जैसे कि धिक धातु है, ठीक है, तो अगर आपको ये सूत्र पता है, प्रत्युपधिंग निक्सानंतरेण व्याभि, आप इसको अगर तोड़कर पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो प्रति अनु धिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावत, ये जो शब्द हुए आपके प्रति अणु धिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावत, ये सारे शब्द का, ये शब्दों के योग में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपसे कौन सा शब्द पूछा गया, धिक। धिक का मतलब होता है धिक्कार। ठीक है, तो जब आपको शब्द दे दिया गया कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। तो आपका आंसर क्या है, 16 का सी। तो आप इसी तरीके से अगर पढ़ते हैं कारक को, जितने भी कारक हैं, जैसे प्रथमा का, कर्म का, संप्रदान का, पदान का, तृतीया का, इस तरीके से आप कारक के साथ उसका सूत्र ले लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। उसको आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे, देखकर भी लिखेंगे, तो आपको कारक के सारे सूत्र क्या हो जाएंगे, अप टू द मार्क, आपको फिंगर टिप्स में याद रहेंगे कि जैसे ही कारक देखा, वो वर्ड देखा और आपने करेक्ट आंसर लगा लिया। तो आपको उसमें क्या 3 मार्क्स, अगर आउट ऑफ, अगर मान लो आपको 5 क्वेश्चन है और वो 3 नंबर्स है, तो 5 3 जा 15 आपको बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। तो कारक, समास, संधि, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसे चीजें जिसमें आप ग्रामर में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्यादातर क्वेश्चन इसमें कारक से ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अधिकरण कारक, आपको मैंने बोला कि आपको कारक के चिन्हों का याद होना चाहिए। तो अधिकरण कारक कौन से में आता है, ऑप्शन से ए सप्तमी, बी प्रथमा, सी तृतीया और डी चतुर्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का सप्तमी। वो तो अगर आप शब्द रूप भी पढ़ते हैं ना, जैसे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालका, तो शब्द रूप आपको याद करना है तो आपको कारक के चिन्ह याद ही होने चाहिए कि पहला में प्रथमा होता है, द्वितीय में द्वितीय विभक्ति जब आप बोलते हैं तो कर्म होता है, तृतीय में संप्रदान, अपादान, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। ऑप्शंस ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान, डी करण। इसमें कौन सा आंसर होगा, क्रिया के आधार को, मतलब क्रिया जिस आधार जिसका होता है, जैसे क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। कौन सा कारक कहा जाता है, इसमें अधिकरण। ये नाम से ही पता चल रहा है अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगती है, इसका चिन्ह क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आप इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सर्वतः के योग में। अभी आपने क्वेश्चन में सर्वतः, परितः, योग्य, द्वितीय विभक्ति पढ़ा था कि सर्वतः वर्ड होता है, परितः वर्ड होता है, तो कौन सा कारक होता है उसमें। इसमें आपके ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, कर्म, मतलब द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रुच अर्थ की धातु के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सा धातु दिया गया, रुच धातु। रुच धातु, जब भी हम लोग रुच धातु का ध्यान देंगे तो आपने अगर हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा तो इसमें क्या विभक्ति क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे इसमें ऑप्शन है ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी सप्तमी। ठीक है, तो इसमें आपका सूत्र आ जाएगा रुचार्थानाम प्रियमाण। रुच धातु के योग में जब भी रुच धातु, रुच मतलब क्या, कोई चीज अच्छा लगना, लाइक, डिसलाइक, अगर आपको वो चीज पसंद है। रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे हरे रोच,
रोचते भक्ति। हरय रोचते भक्ति मतलब भगवान को भक्ति पसंद है, तो भगवान को वो चीज पसंद है, तो वर्ड हरि में क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति आया है। तो जहां भी रुच धातु का प्रयोग होता है वहां पे क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, मतलब संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये ज्यादातर कारक से ही पूछा गया, तो आप एक बार में सारा कारक, इस वीडियो को देख के आपका कारक का बहुत सारा पार्ट्स जो है क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम के योग में विभक्ति। जब सम पद दिया हुआ है, सम शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, ए तृतीया, बी प्रथमा, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो इसका भी एक सूत्र है, इस सूत्र का नाम क्या है, सहार्थी तृतीया, मतलब सह के अर्थ में जब भी वर्ड सह या साकम या सार्धम या समम, आप ये सब लिख भी सकते हैं, सह साकम सार्धम समम शब्दों के अर्थ का, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, हमेशा होता है साथ, विथ। चाहे आप सह बोले, साकम बोले, सार्धम बोले या समम बोले, तो इनका अर्थ क्या होता है, साथ के लिए। तो जब भी ये सारे वर्ड्स आएंगे तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, तृतीया विभक्ति। सह साकम सार्धम शब्दों के साथ के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे रामेन सह सीता गच्छति, मतलब राम सीता के, राम जो है, सीता जो है किसके साथ गई है, राम के साथ, तो रामेन सह में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति लगा। जैसे आप शब्द रूप पढ़ेंगे रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेन, तृतीया विभक्ति एक वचन में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रामेन। तो इसमें क्या लगा है, तृतीया विभक्ति। क्यों लगा है, क्योंकि इसमें सह शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंग विकार में विभक्ति होती है। अंग विकार मतलब आपके बॉडी पार्ट्स का, मतलब कोई भी विकार अगर होता है, कोई भी डिसेबिलिटीज है बॉडी पार्ट में, तो उसको जब हम लोग संस्कृत में बोलेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। पहला है ए तृतीया, बी प्रथमा, सी चतुर्थी और डी पंचमी। तो इसका भी एक सूत्र है, येनांग विकार तृतीया। सूत्र में ही आपका लिखा रहता है कि कौन सा कारक का प्रयोग कर रहे हैं आप। जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स में आपको लगता है कि वो डिसेबल्ड है, तो उस पार्ट में क्या लग जाता है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह कान से बहरा है अगर बोलते हैं, कर्णेन बधिरा, अगर आप आगे स भी लगाते, अगर नहीं भी लगाते तो भी ये अंडरस्टूड है। कर्णेन बधिरा, वो किससे बह रहा है, कान से बह रहा है, मतलब उसका कान जो है उसमें डिसेबिलिटी से कान जो है उसका काम नहीं कर रहा, तो इसमें कौन सा विभक्ति लगा है, तृतीया विभक्ति। या अक्षण काना, आंख से काना है, एक आंख उसका नहीं है, तो उसमें कौन सा विभक्ति लग रहा है, तृतीया विभक्ति। तो इस तरीके से आप सूत्र को आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसना है तो आप सूत्र को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए और उसका एक एग्जाम्पल रट लीजिए, तो आपको कारक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें 10 आउट ऑफ 10 या 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमते नमः। हनुमते किस विभक्ति का रूप है। इसमें आपको दिया हनुमते नमः, इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन है ए सप्तमी, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी द्वितीय। तो इसमें भी आपका एक सूत्र आता है, सूत्र थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका ये कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें नमः शब्द आपका आता ही है, और जब भी आप कोई भी भगवान की पूजा करते हैं और नमः शब्द आता है तो उसमें आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे ओम गणेशाय नमः बोलेंगे, शिवाय नमः बोलेंगे, सूर्याय नमः बोलेंगे। तो जब भी हम लोग नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति। तो इसका सूत्र थोड़ा लंबा है, आप उसको लिख सकते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। तो आपको शब्द को आप तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट, ये शब्द जहां भी आएंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग, आप लोग अगर यज्ञ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो हम लोग क्या स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, तो अग्नि स्वाहा, अग्नि में हम लोग वो स्वाहा कर रहे हैं, तो इसमें वर्ड अग्नि स्वाहा, स्वाहा वर्ड के साथ भी क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है हनुमते नमः। तो हनुमते किस विभक्ति का शब्द हो गया, हनुमान जी से, हनुमान जी का वर्ड है। हनुमते नमः में कौन सा हुआ है, बी का चतुर्थी लगा है। तो इस तरीके से अगर आप सूत्र को रट लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एटलीस्ट ग्रामर में तो आप स्ट्रांग हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
संयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम कारक का ही क्वेश्चन कवर किया है। फर्स्ट ऑप्शन ए प्रथमा, बी तृतीया, सी पंचमी और डी षष्ठी। क्या सूत्र इसमें आपको देखिए सीधे सूत्र दे दिया गया है कि संयुक्ते अप्रधाने, सूत्र किस विभक्ति का है, तो आपसे डायरेक्ट विभक्ति पूछा गया है। ऑप्शन है ए प्रथमा, बी तृतीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो इसका सूत्र आप याद कर लेते हैं, तो इसमें भी संयुक्ते मतलब सह मतलब सात, सात अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जब भी वर्ड सह या सात होता है तो इसके योग में हमेशा कर्ता में, जो आपका कर्ता है, दैट मीन्स जो काम कर रहा है, उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात यदि वाक्य में सात अर्थ के वाचक शब्द लगे हैं, कौन कौन सा वाचक शब्द हो जाता है, सह, साखम, सार्धम और समम। ये सारे वर्ड्स जब भी लगते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप सूत्र याद कर लीजिए, उससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से है। इतना कारक का जितने भी, जैसे प्रथमा से लेके, प्रथमा नहीं भी करते हैं तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक अगर आप सूत्र कर लेते हैं तब भी आपका कारक का पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वन प्लस औषधि में शुद्ध संधि क्या है? तो इसका हम लोग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। इसमें आपसे पूछा गया है कि संधि का टाइप क्या है, कौन सा संधि है इसमें। ए ऑप्शन में है गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी पूर्व संधि और डी पर रूप संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वृद्धि संधि। इसको संधि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो मात्रा बढ़ जाएगा, जब मात्रा बढ़ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका संधि सही है। मुनि प्लस ईश्वर में शुद्ध संधि क्या है? तो मुनि प्लस ईश्वर, इसमें आप देखिए ई कारांत, दोनों मुनि भी में ई है और ईश्वर में भी ई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला वाला आपका ऑप्शन है, पहला है मुनीश्वर, दूसरा है मुनि ईश्वर, थर्ड ऑप्शन मुनेश्वर और डी है मुनि और स्वर। तो इसमें आपका सही आंसर है पहला वाला मुनीश्वर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, गज प्लस इंद्र होगा, उसमें गय प्लस इंद्र का मिस्टेक हो गया है। ठीक है, गज प्लस इंद्र क्या होता है, पहला ऑप्शन है गजेंद्र, बी गजेंद्र, सी गजेंद्र और डी गाजांद्र। तो इसमें संधि का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें सही ऑप्शन तुरंत लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गजेंद्र। अ और ई का संधि हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर संधि से, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव मिलके कौन सा शब्द बनाएगा, ए वधोत्सव, बी वधुत्सव, सी वधुत्सव और डी वध्योत्सव। तो इसमें आपको देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वधुत्सव। जो आपका जो शब्द है उसी में सिर्फ उत्सव वर्ड जुड़ जाएगा। तो ये आपको संधि में भी, आपको जितने भी संधि हैं, तीन टाइप्स के संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपको स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ने होंगे। ज्यादातर पांचों स्वर संधि के भेद से ही क्वेश्चन आते हैं। स्वर, बाकी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में ज्यादा सूत्र नहीं है, ज्यादातर सूत्र जो है स्वर संधि में ही है। तो आप स्वर संधि अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, संधि से ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, अध प्लस एव, अध प्लस एव क्या हो जाएगा, अधेव, बी अध एव, सी अधेव, डी अथाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अधेव। इसमें भी सिली मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी संधि सही है, गो प्लस इंद्र, गो प्लस इंद्र का संधि क्या होगा, ए गविंद्र, बी गाविंद्र, सी गवेंद्र और डी गविंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवेंद्र, ओ प्लस ई मिलके ए बन जाएगा। ये भी आपको स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत् प्लस चित्रम, तत् प्लस चित्रम में आपसे संधि नहीं पूछा गया, आपसे संधि का जो सूत्र है। तो सबसे पहले कि ये कौन सा संधि है आपको पता करना है, कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में का पहचान क्या होगा, कि उसमें विसर्ग रहेगा, इसमें विसर्ग नहीं है, मतलब ये विसर्ग संधि में नहीं आ रहा। स्वर संधि भी नहीं है, क्योंकि स्वर संधि में आप जितने भी संधि पढ़ेंगे उसमें स्वर वर्ण होगा। तो इसमें तत् प्लस चित्रम, तत् शब्द में आप त देखिए क्या हो रहा है, ये तत् और चित्रम। तो ये जो संधि है ये व्यंजन संधि है।
अब आपको व्यंजन संधि का सूत्र याद रखना है कि इसमें कौन सा व्यंजन संधि हुआ है, जशत्व हुआ है, श्रुचत्व हुआ है, तोली हुआ है या दृष्टव हुआ है। तो जब तक आप संधि के सूत्र को नहीं समझेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो आप ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्क्स में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि का सूत्र है। आप ज्यादातर स्वर संधि के ही सूत्र पढ़ेंगे, तो व्यंजन संधि का कुछ सूत्र अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली छोड़ भी सकते हैं। इसका सूत्र आपको आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रचुत्व। इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि कैसे हुआ है। इसका सूत्र होता है स्तो सोचुना चु। इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि यदि स या त वर्ग, स मीन्स दंत स या त वर्ग तथा द न के पहले या बाद में, इसके पहले या बाद में तालव्य श आए या च वर्ग आए, तो जो आपका दंत स है वो किस में बदल जाता है, तालव्य श और त वर्ग का च हो जाता है। तो इतना अगर आप याद कर सकते हैं तो आप व्यंजन संधि याद कीजिए, नहीं तो सिंपली इसका सूत्र यही होता है कि जो आपका ऑप्शन बी है श्रचुत्व संधि सूत्र होगा, जो कि व्यंजन संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उपोषति का उदाहरण। उपोषति शब्द में कौन सा संधि हुआ है, ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी पर रूप संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी, पर रूप संधि। ठीक है, इसमें आप संधि के भेद जब पढ़ेंगे तब आपको एक एक संधि को अच्छे से समझा दिया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग में कौन कौन सा संधि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी संधि सही है। सुपोधन उदाहरण है। सुपोधन शब्द किस संधि का उदाहरण है? पहला है वृद्धि संधि का, बी अयादि संधि का, सी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गुण संधि होना चाहिए, घोड़ी संधि लिखा हुआ तो आप उसको गुण संधि पढ़ेंगे। लास्ट ऑप्शन है डी दीर्घ संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, इसका आप संधि करते हैं तो क्या होगा, सूप प्लस ओदन, तो उ और ओ मिलके औ बन गया, जो कि वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, सुपोधनम बन गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरोत्र। गुरो और जो आपका एस जैसा साइन है उसको हम लोग अ पढ़ते हैं, तो गुरोत्र उदाहरण है। गुरोत्र में की संधि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस अत्र, उ और अ मिलके ओ बन गया है। तो इसमें कौन सा संधि हुआ है? ऑप्शन ए पर रूप संधि, बी वृद्धि संधि, सी पूर्ण रूप संधि या डी दीर्घ संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पूर्ण रूप संधि, क्योंकि इसमें उ और अ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें वर्तनी का है, आपको जो शुद्ध वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आपको निकालना है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ उसमें आपको टिक करना होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इस टाइप के हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं, या आप पीएससी भी देते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट ही होगा। इसमें ऑप्शन है ए पुरस्कार, बी पुरस्कार, एक में तालव्य श है, दूसरे में मूर्धन्य स है, तीसरे में दंत स है, फिर इसमें दंत स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सही शब्द बताना, वही स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखना है। ए उज्ज्वल, बी का ऑप्शन में आधा मीन्स ज संयुक्त वल है उज्ज्वल, सी में भी उज्ज्वल है और डी में उज्जवल। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एक मिस्टेक है, इसमें वल होगा, मतलब उ ज संयुक्त व संयुक्त होगा, तो इसका सही आंसर होगा 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इसमें भी आपको सही शब्द बताना है। पंडित, इसमें पहला आपका दंत न है, फिर मूर्धन्य न है, फिर अनुस्वार दे के पंडित है और लास्ट में सिंपल पंडित है मूर्धन्य न दे के। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर अनुस्वार है वो वाला पंडित करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अशुद्ध क्या है? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें आपको जो अशुद्ध है वो बताना है। प्रशंसा, बी समसानम, सी विशेष, डी प्रवृत्ति।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसमें अशुद्ध है, प्रशंसा भी सही है, विशेष भी सही है, प्रवृत्ति भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है उसमें जो तालव्य श है वो पूरा होगा, लेकिन इसमें ये आधा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध क्या है? ऑप्शन ए पुष्ट, बी दृष्ट, सी श्रेष्ठ, डी श्रेष्ठ। इसमें भी आपका अशुद्ध क्या है? पहला वाला भी सही है, दृष्ट भी सही है और लास्ट वाला भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी मतलब ये अशुद्ध है, श्रेष्ठ होना चाहिए लेकिन यहाँ ट दिया हो गया। लास्ट क्वेश्चन भी अशुद्ध ही पूछा गया आपसे। स्कंध, पंडित, किंतु, परंतु, इसमें आपका अशुद्ध जो वर्ड है वो निकालना। पहले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे पंडित वर्ड था, इसमें भी पंडित वर्ड ही रिपीटेड है, तो ये इसमें अशुद्ध यही वाला है, पंडित। ओके, तो ये आपका 40 क्वेश्चन का सेट था संस्कृत ग्रामर का। मेनली इसमें आपका कारक और संधि और अशुद्ध कंप्लीट किया गया था। इस तरीके से डेली आपका 40 क्वेश्चन का सेट आता रहेगा, जिससे आप ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर सकते हैं। और जो भी आपको ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी चैप्टर में आपको डिस्कशन चाहिए तो वो आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।